गरीब बहू ने शादी के बाद एयर बलून से की ससुराल में एंट्री। तपती दोपहरी में आयशा पसीने से पूरी तरह तरबतर हैंडपंप से पानी का डिब्बा भरकर घर के अंदर आती है। घर में मिट्टी का चूल्हा जल रहा है। आयशा पसीने से लथपथ चूल्हे के सामने बैठती है। पास ही खटिया पर आयशा के माता पिता और फर्श पर गांव के कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी भी डेरा जमाए बैठे हैं। तभी बिजली चली जाती है। लो, इस कमबख्त बिजली को भी अभी ही जाना था। कम से कम अब तो सिलेंडर ले लो, वरना गर्मी में बिना बिजली के ये चूल्हा प्राण ले लेगा। अरे क्या करूं माधवी, अपनी तो फूटी किस्मत है। इस जन्म में गरीबी पीछा छोड़े तब ना। ए जी, मुझे तो सबसे बड़ी चिंता आयशा की है। ये अमीर करोड़पति लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ माधवी, मुझे भी अंदर ही अंदर इसी बात का डर खाई जा रहा है। इनके हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। कहीं ये हमारे साथ धोखा कर दे तो। खटिया के पास बैठे रमाशंकर अपने हाथ में पकड़ा हुक्का जोर से जमीन पर पटकते हैं। अरे आत्मा राम, हम तो तुझे अभी भी समझा रहे हैं, इन लोगों की बातों में मत आ। और नहीं तो क्या जी, इन लोगों का कुछ कहने का नहीं होता। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। ऊंची दुकान और फीके पकवान, तूने सुना ही होगा। क्रांति आंटी चूल्हे की तरफ हाथ से इशारा करती हैं, जहां आयशा धुएं के बीच खांसते हुए रोटी पलट रही है। जरा इस घर की हालत तो देखो, ढंग से हवा खाने के लिए पंखा तक नहीं, रोटी का ठिकाना नहीं है। बेचारी लड़की चूल्हे से परेशान हो रही है। अरे आयशा, तुझे क्या लगता है इस चूल्हे वाली जिंदगी से सीधे महल में चली जाएगी तू? इतने अरबपति घर में तू आराम से निभा पाएगी? बता, अरे बता ना। आयशा चूल्हे से हाथ हटाती और खड़ी हो जाती है। नहीं क्रांति आंटी, आप लोग गलत सोच रहे हैं। मेरा रोहित ऐसा नहीं है। अरे देखो देखो, उसके खिलाफ एक बात सुनना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छे हैं चाची, आप लोग बेवजह उन पर शक कर रहे हो। मुझे तो पक्का लगता है कि उस लड़के ने हमारी छोरी पे कोई काला जादू कर दिया है, तभी तो बस उसी के गीत गा रही है। ओहो माँ, आप लोग भी फालतू की बातों में अपना दिमाग लगा रहे हो। सब कुछ सही होगा, मैं कह रही हूँ ना। आयशा रोते हुए अंदर जाकर रोहित का नंबर डायल करती है। रोहित बड़ी मीटिंग में बैठा है। हेलो आयशा, कैसी हो? सब ठीक तो है ना माँ? रोहित, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा है। यहाँ सब लोग। आयशा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? हमारे रिश्ते को लेकर घर में बहुत कलेश हो रहा है। ताऊ जी और चाची माँ को भड़का रहे, कह रहे हैं कि बड़े लोग धोखेबाज होते हैं। क्या धोखेबाज? आयशा, तुम्हारे घर वाले शादी तो नहीं तोड़ रहे हैं ना? माँ बाबूजी बहुत डरे हैं रोहित, शायद ये शादी नहीं हो पाएगी। नहीं, ऐसा मत बोलना आयशा। तुम प्लीज बाबूजी और बाकी सबको वहीं रोक कर रखो। मैं अपनी फैमिली को लेकर अभी के अभी तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। तभी अचानक शांत गांव की सड़क पर दो चमचमाती बड़ी काली गाड़ियां आयशा के घर के बाहर आकर रुकती हैं। गाड़ियों से जेठालाल, दयाबेन और रोहित उतरते हैं और आयशा के घर में जाते हैं। बाबूजी, माँ जी, मुझे पता चला कि आप सबको इस रिश्ते से बहुत डर लग रहा है। अरे रोहित बेटा, तुम लोग इस वक्त यहाँ? हाँ बाबूजी, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ढोंग कर रहा हूँ। आपके मन में डर है कि दूसरे अमीर और मतलबी लोगों की तरह मैं भी एक दिन आपकी बेटी के साथ कुछ गलत कर दूंगा, उसका दिल तोड़ दूंगा। बेटा वो हम। नहीं माँ जी, आपका डरना गलत नहीं है, लेकिन मैं उस लड़की का हाथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता जिसने मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। रोहित की यह बात सुनते ही रमाशंकर और विमला चाची एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। बाबूजी, आज से 3 साल पहले मैं ऐसा नहीं था। मैं एक जिंदा लाश बन चुका था। 22 साल का रोहित अपनी गर्लफ्रेंड किंजल के हाथ में हाथ डाले हुए कॉलेज हंसते हुए चल रहा था। किंजल, तुम्हारी कसम, तुम्हारे बिना तो मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। तुम जो मांगो वो हाजिर कर दूं, बस जल्दी से हमारी शादी हो जाए। जेठालाल का बहुत बड़ा महल जैसा घर सजा हुआ है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। रोहित दूल्हे की भारी शेरवानी पहना हुआ है। नजर ना लगे मेरे लाल को, आज तो मेरा बेटा बिल्कुल राजा बाबू लग रहा है। अरे बस कुछ ही देर में किंजल हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। मैं सपने सजा रहा था, लेकिन शादी वाले दिन किंजल किसी और लड़के के साथ भाग गई थी और बेड पर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रखा था जिस पर लिखा था। रोहित, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी। मैं सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। मैं अपने असली प्यार के पास जा रही हूँ। नहीं किंजल, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकती। 1 साल बाद रोहित का बेडरूम, जहां पूरी तरह अंधेरा है, खिड़की के पर्दे गिरे हैं। रोहित दाढ़ी बढ़ाई, धंसी हुई आंखों के साथ फर्श पर घुटने मोड़कर बैठा हुआ है। कमरे के बाहर जेठालाल और दयाबेन रो रहे हैं। जी देखिए ना, हमारे बेटे को 2 महीने हो गए, ना कुछ बोलता है ना किसी की बात का जवाब देता है। अरे क्या करूं दया,
बुढ़ापे में हमारा एक ही तो चिराग है, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा वंश सब यहीं खत्म हो जाएगा। कुछ महीनों बाद कॉलेज शुरू होता है। कॉलेज में क्लासरूम में रोहित एक कोने की सीट पर बिल्कुल गुमसुम सिर झुकाए बैठा है। तभी साधारण कपड़ों में आयशा कंधे पर एक पुराना बैग टांगे क्लास में एंट्री लेती है और रोहित के बगल वाली खाली सीट पर आकर बैठती है। हाय, मैं आयशा। आपका नाम क्या है? अजीब लड़का है, इतना उदास क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है। क्लास के बाद अचानक रोहित के हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसका दम घुटने लगता है और वो हांफते हुए बेंच पर गिर जाता है। क्लास के बाकी बच्चे डरकर पीछे हट जाते हैं। आयशा तुरंत अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है। रोहित, रोहित मेरी तरफ देखो, लंबी सांस लो, कुछ नहीं हुआ है, पानी पियो। मुझसे नहीं होगा, मैं खत्म हो चुका हूँ। ऐसे कैसे खत्म हो गए? जिंदगी ऐसे खत्म नहीं होती। मुश्किलें आती हैं तो उनसे लड़ना पड़ता है। हार मान कर कोने में बैठना बुजदिली है। उठो। उस दिन के बाद आयशा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हमने साथ में पढ़ाई पूरी की और कॉलेज के लास्ट डे वाले दिन कॉलेज कैंपस के कोने में एक बड़े पेड़ के नीचे रोहित और आयशा अकेले खड़े हैं। आयशा, तुम मुझे बस एक बात का सच सच जवाब दे दो। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोहित, ये तुम अचानक क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अगर नहीं करती हो तो साफ मना कर दो। मैं आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगा। लेकिन क्यों रोहित? क्योंकि मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ। आयशा, मैंने पहले ही डिप्रेशन में अपना बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है। मैं फिर से उस पागलों वाली हालत में नहीं जाना चाहता। लेकिन रोहित, मेरी और तुम्हारी हैसियत। मुझे तुम्हारी गरीबी या अमीरी से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस ये पता है कि तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट लड़की हो। मैं तुम्हारे लिए हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो इंसान मेरे ऐसे बुरे वक्त में साथ दे सकता है वो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। हाँ रोहित, हाँ, मैं तुम्हारा जीवन भर साथ देने को तैयार हूँ। दोनों रोते रोते गले लग जाते हैं। बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम लोगों को बहुत गलत समझा था। हाँ बेटा, हमारे मन का सारा मैल धुल गया। अब हम समझ चुके कि हमारी लड़की के लिए तुमसे बेहतर लड़का इस दुनिया में मिल ही नहीं सकता। आत्माराम, तेरी बेटी का नसीब सच में चमक गया है। ऐसा दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है। इसके बाद हाथ जोड़कर और तसल्ली देकर रोहित अपनी फैमिली के साथ वहां से विदा लेता है। रोहित और उसके माता पिता के जाने के बाद, हे भगवान, लड़के वाले तो बहुत भले हैं, लेकिन इतने बड़े घर में शादी करने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी तो नहीं है। और नहीं तो क्या माधवी, समधी करोड़पति मिल गया तो क्या हुआ? बेटी की विदाई तो अपनी औकात के हिसाब से ही करोगे ना। बात तो 16 आने सच है, बड़े घर की शादी है। तुम लोग ठीक कह रहे हो, अपनी हैसियत नहीं है, फिर भी बेटी की खुशी के लिए कुछ तो करना ही होगा। मैं ये जमीन के कागज लेकर सरपंच जी के पास जा रहा हूँ। आत्माराम कागज लेकर सरपंच जी के घर पहुंचता है। सरपंच जी, मेरी बेटी की शादी तय हुई है। ये मेरी जमीन का आखिरी टुकड़ा गिरवी रख लीजिए और मुझे कुछ रुपयों का कर्ज दे दीजिए। अरे आत्माराम, इस सूखी जमीन के बदले तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिल पाएंगे। एक तरफ आत्माराम अपनी बेटी की विदाई के लिए कर्जा लेने जाते हैं, वहीं आयशा परेशान होकर रोहित को फोन लगाती है। रोहित, हमारे रिश्ते की वजह से बाबूजी अपनी आखिरी जमीन गिरवी रखकर कर्जा लेने सरपंच जी के घर गए हैं। क्या कर्जा? आयशा, तुम बाबूजी से कहो कि वो ऐसा कुछ न करें। मैं अभी पापा से बात करता हूँ। आत्माराम सरपंच के घर से उदास होकर लौट रहा है, तभी उसकी जेब में रखा पुराना मोबाइल बजता है। प्रणाम समधी जी। अरे प्रणाम आत्माराम जी। सुनिए, अभी के अभी जाइए और अपनी जमीन के कागज वापस लाइए। जी, लेकिन वो बात ये थी कि हमारी हैसियत, शादी के खर्च। अरे आत्माराम जी, हैसियत की बात करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। जहां दिल जुड़ जाते हैं वहां रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। लेकिन समझे जी, शादी की रस्में, लेन देन। अरे देखिए भाई साहब, हम अपने घर में बहू नहीं बेटी लेकर आ रहे हैं, इसलिए शादी का जो भी खर्चा होगा वो सब हमारा घर उठाएगा। समझे जी, आप सच कह रहे हैं? अरे बिल्कुल सच। आप उस पंडित जी से मिलकर कोई अच्छा सा दिन दिखवाइए, हम सगाई और शादी की तारीख पक्की करवाते हैं। जेठालाल की बातें सुनकर आत्माराम खुशी खुशी कागज वापस लेकर घर पहुंचता है। अगले दिन आयशा के घर के बाहर 3 गाड़ियां रुकती हैं। उन्हें देखकर आयशा की सहेलियां, अरे टीना, देख देख कितनी बड़ी गाड़ियां हैं। हाँ भाई, आयशा की तो किस्मत ही चमक गई। अरे मैं तो पहले ही कहती थी कि अपनी आयशा का नसीब ही बहुत बुलंद है। गाड़ियों से उतरकर जेठालाल, दयाबेन और रोहित मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। राम राम